हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर जो है जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी यानी कि भारतीय पुरातत्व के तत्व। इसके विषय में आपको यानी इस पेपर के विषय में आपको पढ़ना है, तो हम आज की इस वीडियो में इसी पेपर के विषय में देखेंगे। तो बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर एलिमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के यूनिट 1 को आज के इस वीडियो में यूनिट 1 को हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे। यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो यूनिट 1 में हमें पढ़ना क्या है, पुरातत्व की परिभाषा क्या होता है एवं अन्य विज्ञानों से इसका संबंध क्या है, भारत में पुरातत्व का विकास कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को हमें यूनिट 1 में अध्ययन करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पुरातत्व क्या होता है, इसे देखते हैं। तो पुरातत्व को अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहते हैं, जो यूनानी शब्द है, जो कि यूनानी शब्द से यूनान के दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि यूनान के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आर्केसस और दूसरा है लोगस। आर्केसस का मतलब होता है प्राचीन, और जो कि लोगस का अर्थ है ज्ञानवार्ता या यानी कि ज्ञानवार्ता या उस पर वार्ता करना एक प्रकार से। तो प्राचीन तो यानी कि आर्कस और लोगस का मिलाकर जो इसका अर्थ बनता है, तो प्राचीन वार्ता या प्राचीन संबंध वार्ता, इस तरीके से पुरातत्व का अर्थ होता है। तो पुरातत्व क्या होता है, आर्कियोलॉजी क्या होता है, तो ये देखिए हमने इसका शाब्दिक अर्थ जो था। आगे हम देखते हैं पुरातत्व और इसके विषय में। पुरातत्व इतिहास के उन युगों से प्राप्त तो भवन अवशेषों, औजार, बर्तन, आभूषण इत्यादि जिनका लिखित वर्णन ग्रंथों में कम है, यानी कि इतिहास के उन युगों से प्राप्त अवशेष, औजार या बर्तन, आभूषण इत्यादि जिनका लिखित वर्णन ग्रंथों में कम प्राप्त है या फिर प्राप्त ही नहीं है, तो उनका विधिवत अध्ययन करना जिससे कि प्राचीनतम सभ्यताओं एवं मानव तथा उनके कार्यकलापों के इतिहास को जाना समझा जा सके, उसी को पुरातत्व शास्त्र कहा जाता है। तो इतिहास के उन युगों से प्राप्त भवन अवशेष, औजार, बर्तन जिनके विषय में लिखित विवरण बहुत ही कम या फिर प्राप्त ही नहीं है, तो उन चीज़ों का विधिवत तरीके से अध्ययन करने के लिए, जिससे कि हम उनके क्रियाकलाप तथा उन मतलब कि उस समय के मानव के क्रियाकलाप, उनके इतिहास के विषय में जाना समझा जा सके, तो उसे पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। आगे हम देखते हैं और सारी चीज़ें। पुरातत्व के संबंध में जिस विज्ञान के माध्यम से धरती में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का पता लगाया जाता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। तो जिस विज्ञान के माध्यम से धरती में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का पता लगाया जाता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे जो है पुरातत्व का अन्य विज्ञानों से संबंध। तो पुरातत्व का अन्य विज्ञानों से किस तरीके से संबंध है, उसे देखते हैं। पुरातत्व का समाज विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान के गहरे संबंध को स्वीकार किया जा सकता है, यानी कि जो पुरातत्व का समाज है, समाज वो विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञानों के गहरे संबंध को स्वीकार किया जा सकता है, विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, संबंधित है। इसमें से इतिहास, भूगोल, नृतत्व विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि ऐसे कई सारे विज्ञान जिससे डायरेक्ट उनसे संबंध है। आदि मानविकी के प्रमुख विषयों के साथ पुरातत्व के निकट संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि पुरातत्व एवं इतिहास के विषय में संबंध, पुरातत्व एवं भूगोल, पुरातत्व एवं समाजशास्त्र, पुरातत्व एवं कला, इन यानी कि एक दूसरे से आपस में संबंधित हैं। तो इस तरीके से पुरातत्व का अन्य विज्ञानों से किस तरीके से संबंध है, तो वही आपको इसमें देखना था। आगे हम देखते हैं पुरातत्व की परिभाषा क्या है कि पुरातत्व अध्ययन का वह विषय है जो इतिहास के लिए प्राचीन अवशेषों का जिन्हें कि पृथ्वी के गर्भ से उत्खनन द्वारा प्राप्त करके विश्लेषणात्मक विवेचन हेतु प्रस्तुत करता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व अध्ययन का वह विषय है, एक अध्ययन का विषय है जो कि इतिहास के लिए प्राचीन अवशेषों का जिन्हें कि पृथ्वी के गर्भ से उत्खनन द्वारा प्राप्त करके विश्लेषणात्मक विवेचन रूप में प्रस्तुत करना ही पुरातत्व कहलाता है। आगे देखते हैं पुरातत्व के प्रमुख जो उद्देश्य हैं। तो पहला जो उद्देश्य है, अतीत के गर्भ में विलुप्त संस्कृतियों का अध्ययन तथा आदिकालीन और प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना ही पुरातत्व का उद्देश्य है। तो अतीत के गर्भ में जो विलुप्त हो गई हैं संस्कृतियां, उनका अध्ययन करना और आदिकाल या प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना ही पुरातत्व का प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं जो दूसरा उद्देश्य, प्राचीन वस्तुओं का लेखा जोखा रखने का निर्माण भी पुरातत्व ही करता है। तो प्राचीन वस्तुओं के लेखा जोखा रखने का निर्माण भी प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं तीसरा जो है ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक मानव सभ्यता के उन दोनों युगों में पनपने वाली विभिन्न संस्कृतियों का पता लगाकर उनका विवरण प्रस्तुत करना, ये मतलब कि पुरातत्व का उद्देश्य है। तो ये सब पुरातत्व के उद्देश्य हैं कि ऐतिहासिक तथा प्रागैतिहासिक काल के जो भी मानव सभ्यता उस समय पनपी, उन सभी सभ्यता
सभ्यताओं की संस्कृतियों का पता लगाना, उनका विवरण प्रस्तुत करना है पुरातत्व का प्रमुख उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं पुरातत्व संबंधी जो सामग्रियां हैं जिनके आधार पर विश्लेषण किया जाता है, विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें निम्न प्रकार के हैं। पहला देखते हैं अभिलेख, अभिलेख के माध्यम से, दूसरा मुद्रा, तीसरा स्मारक एवं भवन के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, चित्रकला अवशेष आदि, इन सभी ये सभी है क्या है, पुरातात्विक सामग्रियां हैं। इन्हीं के माध्यम से अध्ययन को, यानी कि अध्ययन सरल हो पाता है। अब देखते हैं एक एक को। सबसे पहले अभिलेख देखते हैं। तो अभिलेख अधिकतर पत्थर एवं धातुओं पर अंकित मिलते हैं। हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति जो होती है मिली है वो समुद्रगुप्त के जीवन का वर्णन करती है। इसी तरीके से मुद्रा जो होती है, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण किए गए जिनके माध्यम से पुरातात्विक साक्ष्य पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियाँ होती है जिसके माध्यम से उस संस्कृति के विषय में, उस समय काल के विषय में जानकारियाँ मिलती हैं। इसी तरीके स्मारक एवं भवन, मूर्तियों से, चित्रकला, इस तरीके से इनका महत्व है। जैसे चित्रकला, अजंता की चित्रकला के माध्यम से। आगे हम देखते हैं और भी जो छाटवा है, यानी कि अवशेष, पुरातात्विक सामग्री में अवशेष जो लास्ट है, अवशेष उत्खनन एवं सर्वेक्षण से प्राप्त अवशेष प्रागैतिहासिक और आद्य इतिहास पर प्रकाश डालने वाले एकमात्र ऐतिहासिक साधन है। क्योंकि यानी कि पूरा अवशेष जो होते हैं वो उत्खनन के पश्चात जो प्राप्त सामग्रियाँ होती हैं वो उनके माध्यम से ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल पर प्रकाश डालने वाला एकमात्र ऐतिहासिक साधन है। आगे देखते हैं इसी में मिट्टी के बर्तन जैसे हो गए, हड्डी के औजार, भवन, अवशेष आदि, ये सारी चीज़ें, मृतभांड आदि। आगे देखते हैं पुरातत्व के मृतभांडों के प्रकार, पुरातात्विक मृतभांड के प्रकार। तो पुरातात्विक अवशेषों में मृतभांड जो होते हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के मटके, इस तरीके से मृतभांड को मिट्टी के बर्तन जिसको होता है उसको कहते हैं। तो मृतभांडों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। मृतभांडों का वर्गीकरण 5 वर्गों में किया गया है जो कि निम्न है। पहला काले और लाल मृतभांड, दूसरा जो है गेरुए रंग के मृतभांड, तीसरे चित्रित भूरे रंग के मृतभांड, चौथे जो है उत्तर क्षेत्रीय यानी काली पालिश वाले मृतभांड, और पांचवा जो है चक्रीय मृतभांड यानी कि दांतेदार पहिए से चित्रित मृतभांड। तो इस तरीके से 5 प्रकार के पुरातात्विक मृतभांड हैं। कौन कौन से, पहला फिर से देख लेते हैं एक बार। काले और लाल मृतभांड, गेरुए मृतभांड, चित्रित भूरे रंग के मृतभांड, काले पालिश वाले मृतभांड और चक्रीय मृतभांड या फिर दांतेदार पहिए से चित्रित मृतभांड। आगे देखते हैं इतिहास और पुरातत्व में अंतर क्या है। इतिहास और पुरातत्व में अंतर क्या है। इतिहास का काल जो होता है, इतिहास का काल सीमित होता है, एक निश्चित काल होता है, लेकिन पुरातत्व की परिधि निश्चित नहीं होती है। इसमें यानी कि पुरातत्व की परिधि में काल की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। आगे देखते हैं दूसरा इसमें अंतर। इतिहास तो केवल राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डालता है। इतिहास जो होता है राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डालता है, जबकि पुरातत्व जो होता है किसी स्थान की संस्कृति के जन्म, उत्थान, पतन, इस सभी कहानियों को बतलाता है। तो दूसरा ये अंतर था। तीसरा हम देखते हैं इतिहास जो होता है पुरातत्व का एक अंग है, पुरातत्व का ही एक अंग है। पुरातत्व का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक होता है, पुरातत्व का क्षेत्र व्यापक और इतिहास का क्षेत्र सीमित होता है। तो इस तरीके से हमने इतिहास और पुरातत्व के में अंतर देखा कि ये इतिहास एक सीमित क्षेत्र है, इतिहास पुरातत्व का अंग ही होता है, और इतिहास राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डालता है, जबकि पुरातत्व एक असीमित क्षेत्रों में फैला हुआ विषय होता है। आगे हम देखते हैं और भी सारी चीज़। आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री तो उपलब्ध है किंतु लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः मनुष्य के प्रादुर्भाव से लेकर लिखित सामग्री की प्राप्ति से पूर्व तक का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री तो है, उपलब्ध तो है, किंतु लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मनुष्य के प्रादुर्भाव से लेकर लिखित सामग्री की प्राप्ति से पूर्व तक का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। आगे हम देखते हैं जो अगला है भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास यानी इंडियन जो हिस्ट्री है वो कितने भागों में बांटा गया। भारतीय इतिहास कुल 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राग इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास और तीसरा इतिहास। इसी को बोलते हैं प्राग इतिहास को प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण काल या फिर इसी को ताम्रयुगीन के नाम से जाना जाता है। आद्य इतिहास को आद्य इतिहास काल या कांस्य युगीन काल कहा जाता है, और इतिहास जो होता है ऐतिहासिक काल या फिर लौह युगीन काल कहलाता है। आगे हम देखते हैं एक एक के विषय में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। कोई लिखित साक्ष्य इसमें नहीं प्राप्त होता है, यानी कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता, केवल इसमें पुरातात्विक सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं बस। इसका जो टाइम पीरियड है ये सृष्टि से प्रारंभ होकर, यानी कि जब सृष्टि बनी उस समय से सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व, सिंधु घाटी के सभ्यता के समय काल से पहले तक की सभ्यता तक के समय के अंतर्गत आती है। ये 3 प्रकार के होते हैं पूरा, यानी कि इसका जो टाइम काल है ये 3 भागों में बटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल 3 कालों में खंड में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आगे देखते हैं आद्य इतिहास काल।
ये इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं किंतु इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। ये ऐसी लिपि में होते हैं जिन्हें पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये लिखित तो साक्ष्य हैं किंतु पढ़े नहीं जा सकते। इसका जो टाइम है सिंधु घाटी सभ्यता से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के। आगे हम देखते हैं जो अगला है तीसरा ऐतिहासिक काल। यह लिखित, इसके लिखित साक्ष्य प्राप्त भी हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसका जो टाइम है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान काल तक, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान काल तक इसका टाइम है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान काल तक अभी जो है। अब आगे हम देखते हैं, इस तरीके से हमने देखा इतिहास, भारतीय इतिहास 3 भागों में बटा था उसे। अब आगे हम देखते हैं भारत में पुरातत्व का विकास, यानी कि आर्कियोलॉजी का विकास किस तरीके से हुआ। विलियम जोन्स भारत आकर 15 जनवरी 1784 ईस्वी को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य फिर कार्य जो था पूरा अवशेषों, कलाओं एवं प्राचीन साहित्यों का अनुसंधान करना था, उसके विषय में रिसर्च करनी। तो भारत में पुरातत्व का विकास इसी समय से प्रारंभ हो गया था कि विलियम जोन्स ने भारत में आकर 15 जनवरी सन 1784 ईस्वी को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य एवं कार्य पूरा अवशेषों, कलाओं एवं प्राचीन साहित्यों का अनुसंधान करना था। किंतु भारत में पुरातत्व के विकास जो होता है वो 1850 के बाद से एक सिस्टमेटिक रूप में, तो जब भारत में पुरातत्व विभाग की जो विधिवत स्थापना हुई वो 1861 ईस्वी में हुई। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। उसके बाद के काल में को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि 1861 ईस्वी के बाद के काल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं और उन्हीं में हम देखेंगे उस कालखंड में कि किस तरीके से पुरातत्व का विकास हुआ। तो पहले देखते हैं, पहला जो प्रथम काल है 1861 से 1902 ईस्वी तक का। दूसरा जो कालखंड है 1902 से 1944 और तृतीय काल जो है 1944 से 1961 और चतुर्थ जो काल है 1961 से वर्तमान यानी कि आज तक का टाइम। तो इस तरीके से पुरातत्व का विकास हुआ। अब देखते हैं हम एक एक को डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। तो पहला सबसे है प्रथम काल, यानी कि 1861 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक का। तो 1861 से 1902 ईस्वी के बीच में जो कालखंड में हुआ उसे देखते हैं। तो इस काल को कनिंघम युग के नाम से जाना जाता है। कनिंघम युग के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। कनिंघम महोदय ने सर्वप्रथम ह्वेनसांग की यात्रा विवरण का अध्ययन किया और साथ ही साथ वहाँ पर उनके स्थल खंडों को जाकर उन्होंने खुद से विश्लेषण किया था। तो यानी कि इस काल को कनिंघम युग के नाम से जाना जाता है और सर्वप्रथम कनिंघम महोदय ने सर्वप्रथम ह्वेनसांग की यात्रा विवरण का अध्ययन किया। 11 जनवरी 1870 को ईस्वी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से एक नया विभाग खोला गया जिसमें कनिंघम महोदय को महानिर्देशक बनाया गया। कनिंघम महोदय के अलावा इस काल में जॉर्ज व्यूलर, J.F. फ्लैट, D.R. भंडारक आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो मुख्य कनिंघम के विषय में हमने इसमें ज़्यादा बताया, आपको कनिंघम के विषय में ही ज़्यादा बताया। तो इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो प्रथम काल 1861 से प्रारंभ होकर 1902 ईस्वी में तक है और इसमें कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम के ही विषय में बताना है। ये कनिंघम युग के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के विषय में आपको बताना है। तो इस काल को कनिंघम युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में सर्वप्रथम ह्वेनसांग के विषय में इन्होंने अध्ययन किया और 11 जनवरी 1870 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से एक नया विभाग खोला गया जिसमें कनिंघम महोदय को महानिदेशक के रूप में बनाया गया। कनिंघम के अलावा आदि ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो है दूसरा जो पुरातत्व विभाग का जो विकास का जो चरण है, जो दूसरा भाग है उसमें देखते हैं द्वितीय काल में। तो द्वितीय काल जो है 1902 ईस्वी से 1944 ईस्वी के बीच विकास किस तरीके से हुआ तो उसे देखते हैं। तो 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल, इनका नाम सर जॉन मार्शल महोदय ने पुरातत्व के महानिर्देशक होकर आए। यानी कि उस कनिंघम युग के बाद जब जॉन मार्शल आए तो वो अगले निर्देशक जो महानिर्देशक होकर आए, उन्होंने 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल पुरातत्व के महानिर्देशक होकर आए। उन्होंने अनेक प्राचीन स्मारकों एवं पुरास्थलों का उत्खनन कार्य किया। स्मारकों एवं पुरास्थलों का उत्खनन कार्य किया। यह काल मार्शल युग के नाम से जाना जाता है। 1921 ईस्वी में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल तथा 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया इसी युग में मार्शल के निगरानी में। तो 1981 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य नहीं भुलाया जा सकता, यानी कि इसी काल में हुआ। काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी कि इस द्वितीय काल में जरूर लिखना। आगे हम देखते हैं जो अगला कालखंड है,
जो अगला कालखंड है तृतीय काल, इसमें यानी कि 1944 से 1944 ईस्वी में R.E. मार्टिमर व्हीलर महोदय ने तक्षशिला, ब्रह्मगिरी एवं हड़प्पा में उत्खनन कार्य करा। 1950 से 1957 तक श्री बीबी ने राजस्थान के कालीबंगा, गुजरात के लोथल, पंजाब में रोपण एवं सिंधु सभ्यता तथा उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य कराया, जिससे प्राचीन भारत के इतिहास में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखना, तृतीय कालखंड हम इतने ईजी तरीके से बता रहे हैं, यानी आपको पढ़ा रहे हैं कि यानी कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो तृतीय काल है 1944 ईस्वी से 1961, ये टाइम याद रखना। 1944 ईस्वी में R.E. मार्टिमर व्हीलर जो थे, व्हीलर महोदय ने तक्षशिला, ब्रह्मगिरी, हड़प्पा में उत्खनन कार्य कराया और 1950 से 57 के बीच में बीबी लाल ने राजस्थान के कालीबंगा, गुजरात के लोथल, पंजाब में रोपण एवं सिंधु सभ्यता तथा उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य कराया, जिससे प्राचीन भारत के इतिहास में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई। आगे हम देखते हैं, और जो चौथा है चतुर्थ काल 1961 से आज तक। तो 1961 से आज तक का जो ये टाइम है, यह काल पुरातत्व की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में 100 वर्ष व्यतीत होने पर 1971 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1971 में दिल्ली में एशिया का पुरातत्व पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन किया गया 1971 ईस्वी में दिल्ली में किया गया। तो भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में पूरा अवशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियां अधिनियम 1972 पारित किया। तो याद रखना, ये चतुर्थ काल जो है 1961 से आज तक का जो काल है, यह काल पुरातत्व की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान का काल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में 100 वर्ष व्यतीत होने पर 1971 में दिल्ली में एशिया का पुरातत्व पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में पूरा अवशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 पारित किया गया। आगे देखते हैं अलेक्जेंडर महोदय के विषय में। अलेक्जेंडर कनिंघम, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे एक सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने 1853 से 1856 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण खुद किया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने 1853 से 1856 ईस्वी तक हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। तो इस तरीके से हमने यूनिट फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हम एक एक को विस्तृत रूप में डिटेल में अध्ययन किया। और ये पेपर जो एंशिएंट हिस्ट्री के सेकंड पेपर यानी कि 5th सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है एंशिएंट हिस्ट्री का, एलिमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी का, तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण यूनिट फर्स्ट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो इन्हीं टॉपिक से बनेंगे जो हमने पढ़ाए हैं। तो आप इस चीज़ को एक बार बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को देने के लिए इस वीडियो को जरूर देखते जाइए और निश्चित ही आपको फर्स्ट यूनिट के जितने भी प्रश्न बनेंगे इन्हीं में से बनेंगे। और इससे पहले हमने सिलेबस यानी कि 5th सेमेस्टर के एंशिएंट हिस्ट्री के सेकंड पेपर का सिलेबस और फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है। वीडियो अगर देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और हम जल्द ही नेक्स्ट यूनिट यानी कि सेकंड यूनिट है, इसमें मानव का विकास में पुरातात्विक उत्खनन की विधियों के विषय में पढ़ना है, तो उसकी भी वीडियो आने वाली है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हम जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।